हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जो हमारे नए मित्र हैं, अपवर्तनांक नहीं पढ़े हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को ओके कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैं लिख दिया हूं अपवर्तनांक से संबंधित कुछ मुख्य बातें, सम इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है मित्रों कि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज का यह वीडियो यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो अपवर्तनांक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप स्वतः सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न के लिए भी आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को अंत तक निश्चित रूप से देखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आंकिक प्रश्न भी आप बना सकें। अब इम्पोर्टेंट बात में हम लोग पहले देखेंगे, जो भी बात होगी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक से के कितने प्रकार हैं मित्रों। अपवर्तनांक के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आइए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो पहला बात आपको मैं बता दूं कि जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है मित्रों, आपको पता है? नहीं। तो सुन लीजिए कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सभी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मित्रों? तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, वो होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक जो है मित्रों वह होता है 2.42। यह सबसे अधिक होता है। पहली बात क्लियर हो गई कि सभी पदार्थों में हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दूसरी बात कि वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003 और इसको हम लगभग मान सकते हैं 1। इसको हम लोग 1 के बराबर मान सकते हैं। ये लगभग 1 के बराबर होता है क्योंकि देख रहे हैं आप 1 के बाद 0 0 0 के बाद 3 है, तो बहुत कम इसका मान हुआ, इसलिए इसको हम 1 मान सकते हैं। तो दो बात आपके सामने आ गई। पहला बात कि सभी पदार्थों में हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है और दूसरा कि वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है जिसको 1 माना जा सकता है। तीसरी बात मित्रों मैं बता दूं कि जो भी पदार्थों का अपवर्तनांक है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। मतलब अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 बातों पर निर्भर करता है। किस पर? तो पहला है पदार्थ की प्रकृति या माध्यम की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मीडियम पर निर्भर करेगा अपवर्तनांक। दूसरा प्रकाश के रंग पर, कलर ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। और तीसरा है ताप, टेम्परेचर पर। यदि माध्यम का ताप हम बढ़ा दें तो अपवर्तनांक कम हो जाता है। 3 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात में आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक 3 बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, प्रकाश के रंग और तापमान। तापमान बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है, पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो कम हो जाता है। क्लियर? अब चौथी बात है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है, कहने का मतलब कि यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशतः सघन कहा जाता है, या पहले माध्यम को दूसरे माध्यम से प्रकाशतः विरल कहा जाएगा। मतलब जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उसको प्रकाशतः सघन कहते हैं और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है उसको प्रकाशतः विरल कहते हैं। अब आइए इसको देख लेते हैं। जैसे हीरा है, हीरा का मैं यहाँ लिखा था
हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो हीरा को हम कह सकते हैं कि यह प्रकाशतः सघन है और वायु को कह सकते हैं यह प्रकाशतः विरल हो। तो चौथी बात आपको क्लियर हो गया कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा वह सघन होगा, प्रकाशतः सघन होगा, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा वह प्रकाशतः विरल होगा। अब पूछा जाए कि हीरा और वायु में कौन विरल है, तो वायु होगा, और सघन कौन है, तो हीरा होगा। तो लाइटली डेंसर हीरा है और लाइटली रेयर एयर है, वायु है। तो ये चार बातें आपको क्लियर हो गई। अब मित्रों अपवर्तनांक का सूत्र आप जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल बटा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब n बराबर c/v। अब इससे मित्रों यह स्पष्ट है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, मतलब ये अधिक कब आएगा, तो जब यह कम होगा। यह तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल यह तो फिक्स है कि 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यह फिक्स है। यह बदलेगा, माध्यम बदलेगा तो यह माध्यम का में प्रकाश की चाल बदलेगा, तो यह कम या बेस हो सकता है। तो जैसे ही यह कम होगा तो यह अधिक हो जाएगा, और कम होगा तो यह अधिक होगा, मान अधिक आएगा। जैसे 3 बट्टा यहाँ मैं लिख दूँ 2 और यहाँ लिख दूँ 3/5। तो देखिए ये कम है तो इसका मान आएगा 1.5 और इसका आएगा 0.6। तो देखिए ये कम है तो मान अधिक आया, और ये अधिक है, हर अधिक है तो यह कम आया। इसका मतलब कि दिए गए माध्यम का जो चाल है वह कम होता है तो अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक होगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो पांचवी बात निकल कर यहाँ आई कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। मतलब जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल कम है, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। क्लियर? अब आखिरी बात, जो छठी बात, 6 नंबर बात है, वो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई माध्यम प्रकाशतः सघन है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका घनत्व डेंसिटी भी अधिक होगा। प्रकाशतः सघन है तो जरूरी नहीं है कि उसका घनत्व भी अधिक होगा। जैसे तारपीन को ले लिया जाए और पानी को ले लिया जाए, तो तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से, डेंसिटी से कम होता है। तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, लेकिन तारपीन पानी से प्रकाशतः सघन होता है। अब सघन क्यों होता है, तो तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है और पानी का 1.33 होता है। तो यह अधिक है अपवर्तनांक, तो यह सघन हो गया और यह विरल हो गया। लेकिन घनत्व की जहां तक बात है तो पानी का घनत्व अधिक होता है और तारपीन का घनत्व कम होता है पानी से। तो यह क्लियर हो गया मित्रों। तो ये 6 बात आपको मैं समझा दिया। आइए इसको बोर्ड पर लिख लेते हैं, लिखवा दूं मैं, और फिर इसको दोबारा हम लोग समझते हैं। तो मित्रों ये हमने लिख दिया, जो 6 पॉइंट आपको मैं समझाया उसको बोर्ड पर लिख दिया हूं। आप इसको लिख सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, यह स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
तो मित्रों पहला जो पॉइंट मैं बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, जिसे लगभग 1 मान सकते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मैटर, प्रकाश के रंग, कलर ऑफ लाइट तथा ताप, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर, ताप यदि बढ़ता है तो पदार्थ या माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। ये याद रखिएगा कि तापमान बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, और यदि अपवर्तनांक अधिक होता है किसी माध्यम का तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अपवर्तनांक बढ़ता है तो चाल कम होता है, और अपवर्तनांक घटता है तो चाल बढ़ता है प्रकाश की। तो यह आपको क्लियर हो गया। एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशतः सघन, मतलब जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसको प्रकाशतः सघन कहेंगे, या पहले माध्यम को दूसरे की अपेक्षा प्रकाशतः विरल, जिसका कम होगा उसको प्रकाशतः विरल ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। प्रकाशतः विरल ऑप्टिकली रेरर कहते हैं। तो मित्रों जैसे हीरा है और वायु है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, और यह होता है 2.42, और वायु का होता है 1.0003। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हीरा का अपवर्तनांक अधिक है 2.42, तो यह सघन है, और वायु का अपवर्तनांक 1.0003 है, तो यह विरल है। तो हीरा और वायु में सघन, प्रकाशतः सघन हीरा हो गया और प्रकाशतः विरल वायु हो गया, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक अधिक है और वायु का अपवर्तनांक कम है। ये क्लियर हो गया। अब है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक हो। तो मित्रों यह कोई, अब यहाँ पर है कि माध्यम प्रकाशतः सघन होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, लेकिन यहाँ यह कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व, डेंसिटी भी अधिक हो। यदि वह प्रकाशतः सघन है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका घनत्व भी अधिक होगा। जैसे तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तारपीन का घनत्व, तारपीन का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से कम होता है, लेकिन तारपीन पानी से प्रकाशतः सघन है, क्योंकि तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो तारपीन प्रकाशतः सघन होते हुए भी इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। अब ये बात आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा मित्रों। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वह है अपवर्तनांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए मित्रों मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो मित्रों ये दोनों पर चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आप इसको अच्छा से समझ लिए। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है मित्रों। अब जो अगला क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो। थैंक यू।